मेष लग्न की कुंडली में राहु और केतु के 12 ही भावों में किस तरह के फलादेश सामने निकल कर आते हैं, इसकी चर्चा लेकर यहाँ हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं। राहु और केतु इस नवग्रही व्यवस्था में छाया ग्रह हैं। दोनों ही ग्रह हमेशा वक्री ही चलायमान रहते हैं, उल्टी चाल के साथ में चलते हैं। कोई भी ग्रही व्यवस्था होगी जो एक तरह से प्रकाश ग्रह या फिर तारा ग्रह के रूप में होगी तो प्रथम भाव से द्वितीय भाव की ओर चलेगी। कुछ समय वक्री आधार जरूर लेकर चलती है, बात अलग है, परंतु राहु एवं केतु की स्थितियां बिल्कुल वक्री ही चलती है। मेष में है तो मीन की ओर जाने वाली होंगी, मीन से कुंभ की ओर जाने वाली होंगी। ये पूरा ही रेट्रोग्रेडिंग बेस इनका चलने वाला होता है। दशा के क्रम दोनों ही ग्रही व्यवस्थाओं के साथ साथ चलते हैं। विंशोत्तरी में इनको जगह है 18 वर्ष जहाँ राहु तो वहीं 7 वर्ष केतु की स्थितियाँ। राहु शनिदेववत फल करने वाले होते हैं तो वहीं पर केतु की स्थितियाँ मंगलवत फल करती है। राहु व्यक्तिगत जीवन में जो भ्रम की प्रवृत्तियाँ निकल कर आती है, अवचेतन के साथ में जो ठहराव नहीं आ पाता, वो राहु का एक तरह से आधार है। और केतु की स्थितियाँ मोक्ष कारक स्थितियों को एक तरह से बनाती है, परंतु जिस भाव में होती है वहाँ से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मोह भी देने वाली होती है। जब मोह बढ़ेगा तभी अंततो गत्वा मोक्ष के आधार भी निकल कर आने वाले होंगे। ये केतु की एक मेजर पॉसिबल अप्रोच रहती है। अब जब भी राहु एवं केतु की स्थितियाँ प्रथम एवं सप्तम में रहेंगी, हमेशा एक तरह से सप्तम के आधार में ही दोनों ग्रही व्यवस्थाएं चलती है। इसी वजह से पूरक कही जा सकती है एक दूसरे की, परंतु जहाँ एक ग्रही व्यवस्था उच्चस्थ होगी दूसरी व्यवस्था वहीं नीचस्थ होने वाली होगी। ये भी एक रिफ्लेक्शन यहाँ रहता है। अब आप गौर कीजिएगा कि राहु यहाँ मेष लग्न की कुंडली में मेष राशि स्थान में ही है। शनिदेववत फल करने वाले ग्रह मंगल के राशि स्थान में, परंतु पंचदा मैत्री के आधार पर ये एक तरह से अधिमित्र राशि स्थान हो जाता है। यहाँ व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है जीवन में वो धीरे धीरे पनपता है। बचपन और जो युवावस्था के शुरुआती चरण की स्थितियाँ रहेंगी वहाँ पर तो व्यक्ति एक तरह से स्टबर्न अप्रोच के साथ भी नजर आएगा। कई बार अपनी बातचीत के साथ नेगेटिव अप्रोच को भी रखता हुआ नजर आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी खुद को संकुचित करेगा, व्यवहार कौशल में कमी निकल कर आती है और जो कहीं न कहीं भीतर संवेदनाओं का जागृत आधार है वो भी एक कमी पेशी के साथ में देखा जाता है। संशय के साथ में प्रत्येक संबंध को देखना और स्वार्थ परखता की छवि को अपने साथ साथ एक तरह से महसूस करना, ये स्थितियां प्रथम भाव के राहु की रहती है। लोगों की नज़र में जो व्यक्ति एक स्वार्थ के साथ में रहा तो वो कहीं न कहीं आगे जाकर उसी छवि को खुद के लिए कैरी भी करने वाला हो जाता है। ऐसी स्थितियां राहु बनाते हैं। परंतु एक विलक्षण बात यह है कि जहाँ लोग किसी कामकाज को लेकर पूरे तरीके से विद्रोह में है, संशय में है, लग रहा है कि नहीं हो सकता, जब भी प्रथम भावस्थ राहु होते हैं तो व्यक्ति को एक बहुत अलग ताकत वहाँ देने वाले हो जाते हैं। इनकी दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम पर जो रहती है, ये स्पष्टता है कि क्षमताओं के साथ व्यक्ति की जो उजागर होने वाली स्थितियां हैं वो पूरे तरीके से निकल कर नहीं आ पाती। भाग्य का सहयोग उस लेवल पर नहीं मिल पाता जैसा मिलना चाहिए। हालांकि इनका नीचस्थ राशि स्थान भी हो जाता है, इसी वजह से अधिक डिस्टर्बेंसेस का बेस भी रहता है। परंतु ये ज़रूर है कि व्यक्ति एक बार भय के सिरे के साथ में ही सही किसी कामकाज में जुड़ गया और जुट गया तो वहाँ पर खुद को पूरी तरीके से बनाकर रखने का प्रयास भी करता है। ये एक स्थिति यहाँ मेष लग्न में प्रथम भावस्थ राहु के निकल कर आती है। तो वहीं केतु गृहस्थ पक्ष को जल्दबाजी के साथ रखते हैं, इंस्टेंट अटैचमेंट और डिटैचमेंट निकल कर आते हैं। बिजनेस के प्रति व्यक्ति का रुझान रहता है, बिजनेस की ओर जाता भी है, परंतु कुछ दिनों के अंदर लगता है कि गलत निर्णय ले लिया, फिर से मुड़ने की प्रवृत्तियाँ निकल कर आती है। परंतु गौर कीजिएगा कि जिस भी महादशा के साथ में चल रहा हो जातक और युवावस्था में केतु की जब भी अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को वहाँ भाग्य की खटखटाहट मिलती है। जिस कामकाज के साथ है वहाँ से डिटैचमेंट मिलता है, नए कामकाज के साथ में अटैचमेंट मिलने वाला होता है और वहीं से जीवन एक अलग प्रगति की ओर भी होता है। ये ताकत भी स्पष्ट रूपेण देखी जा सकती है। वहीं हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़कर द्वितीय भाव और एक तरह से अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो आप ये गौर कीजिएगा कि कहीं न कहीं
यहाँ जो राहु की स्थितियाँ हैं वाणी के साथ में इतनी सकारात्मकता नहीं देती, परंतु व्यक्ति के रुपए पैसे में अटकाव निकल कर नहीं आता, ये एक बड़ी वजह रहती है। पारिवारिक जनों के साथ में सुखद स्थितियाँ नहीं बन पाती। तो वहीं जब भी अष्टम के केतु रहते हैं तो व्यक्ति को वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जो भी कार्य उसके अन्य शहर अन्य जगह के साथ में जुड़े रहते हैं, आकस्मिक भटकाव निकल कर आते हैं। राहु एवं केतु द्वितीय एवं अष्टम में जब भी रहेंगे, व्यक्ति कंपैरिजंस का बहुत ज़्यादा शिकार होता है। उसको ये लगता है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है और हम वहीं रह गए हैं। उसी सिलसिले में वो गलत और गफलत भरे निर्णय भी अपने सामने रखने वाला हो जाता है। ऐसी स्थितियों से बचना आवश्यक, परंतु ये ज़रूर है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आर्थिक तौर के ऊपर संपन्नता के आवेदन भी निकल कर आते हैं। ऐसे समय में जातक को बढ़ती उम्र में जब भी केतु की अंतर्दशा आए तो कोई भी बड़े निवेश से बचना चाहिए। पराक्रम और नवम में जब भी ये युति बन रही हो तो आप ये स्पष्टता देखिएगा कि जो भागदौड़ के सिरे सामने रहते हैं वो अंतिम प्रवास के साथ में, यानी कि जहाँ पर पूरे तरीके से भागदौड़ हो गई, वहीं से परिणाम भी निकल कर आते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पुण्य फलों का उदय करने वाले हो जाते हैं। ये इनकी एक प्रमुख ताकत यहाँ पर रहती है। परंतु दूसरी बात यह भी निकल कर आती है कि ऐसा व्यक्ति भाइयों और दोस्तों के साथ में इतना प्रिय नहीं होता और उसके लिए अपना कामकाज सर्वोपरि होता है। कामकाज को पूरा करने के अंदर कौन से रास्ते निकालने हैं वो उसकी महत्वाकांक्षा का महत्वपूर्ण आधार भी रहता है। एक कार्य को स्थापित किया, दूसरे की ओर चले गए, दूसरे को स्थापित किया, वो किसी और को सौंपा, तीसरे की ओर चले गए, और ऐसे ही उलझते रह गई जीवन की पूरी महिमा। ये प्रवृत्तियां निकल कर आती है। परंतु केतु की जो ये पोजीशन है, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि उच्चस्थ आधार को भी बनाती है। जैसे राहु मिथुन में उच्चस्थ रहेंगे, केतु यहाँ धनु में उच्चस्थ रहेंगे। व्यक्ति आध्यात्मिक चिंतन के साथ गहराई से जुड़ता है। उसके लिए हायर एजुकेशन के साथ में जो भी प्रोबेबिलिटीज निकल कर आती है वो लेटर एज में निकल कर आती है, परंतु उसका चिंतन उस पर प्रभावी रहता है। अनुभव इतना हासिल नहीं होता, परंतु इंट्यूशन का बेस लाइफ लॉन्ग अप्रोच में साथ चलता हुआ प्रतीत होता है। वहीं चतुर्थ में राहु हो और दशम में केतु की स्थितियां हो तो व्यक्ति सबकॉन्शियस अप्रोच में फियर लगातार देखता है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा डर उसके साथ में लगातार कहीं न कहीं गतिमान होता है। हृदय संबंधी रोग और नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। जो भी कार्य करेगा संशय के साथ में ही शुरुआत होती है। जिस भी कार्य के साथ में वर्षों से बढ़ गए, परंतु प्रत्येक सुबह ये सोचते हैं कि क्या हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, और वहीं से व्यक्ति गफलतों के साथ होता है। परंतु दशम के जो केतु का प्रभाव है वो विलक्षण है, क्योंकि केतु संस्कृत में ध्वजा के पर्यायवाची हैं और व्यक्ति के जीवन में मोक्ष का आधार भी निर्मित करने वाले केतु हैं। इसी के साथ जब भी केतु यहाँ होंगे तो व्यक्ति कई बार अनजाने में ही सही कोई कामकाज की शुरुआत करता है और वहीं से उसको शीर्ष मिलता चला जाता है। अंतरदशाओं और महादशा के साथ में केतु ऐसे ही प्रभाव अलग सिरे के साथ में रचने वाले हो जाते हैं। पंचम में जब भी राहु और केतु की स्थितियां रहेंगी, व्यक्तिशः आधार के ऊपर यह स्पष्ट करके चलना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति विशेष घर परिवार के साथ में संबंधों को बहुत अच्छे से कैरी नहीं रख पाता, कहीं ना कहीं गैप और डिस्टर्बेंसेस के फ्रेम रहते हैं। परंतु जीवन में एक महत्वपूर्ण बुनियाद ये मिलती है कि सर्वांगीण लाभ और केतु जो पुण्य फलों के उदय करते हैं वो ताकत ऐसे व्यक्ति के साथ रहती है। जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्टिंग का प्रोसेस बहुत जल्दी निकल कर आता है। संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह रहते हैं। स्थान परिवर्तन कामकाज में बारंबार मिलते हैं। एक जगह खुद को प्रूव किया, लग रहा था कि जीवन चलेगा, तभी मालूम चलता है कि इस कंपनी की जो स्थितियां हैं बेहतर नहीं है, चेंज करना पड़ेगा। ये प्रवृत्तियां बार बार निकल कर आती है। परंतु ये जरूर है कि द्वितीय त्रिकोण में जब भी राहु रहेंगे तो व्यक्ति के साथ जो कामकाजी जीवन के दूसरे तारतम्य में जुड़ने चाहिए, यानी कि संबंधों में भले ही पारिवारिक स्तर पर इतनी बेहतर नहीं रहे, परंतु कामकाजी संबंध उसको एक अक्षुण्ण आधार देने वाले होते हैं। 6th हाउस में राहु हो, 12th हाउस के साथ में केतु की अप्रोच बनी हुई हो तो ऐसा व्यक्ति विशेष कहीं न कहीं संबंधों के साथ, शत्रु पक्ष के साथ उलझा रहता है। स्वास्थ्य जरूर उसके लिए ताकत बनकर रहता है, क्योंकि 6th भाव में रोग और शत्रुहंता बनाते हैं। परंतु बुध के राशि स्थान में जब भी हो जाते हैं, मिथुन में होंगे तो उच्चस्थ, परंतु कन्या में जैसे हो गए जहां बुध की मूल त्रिकोण स्थितियां रहती है, वहां पर एक नकारात्मकता ये निकल कर आती है कि व्यक्ति पर लोगों का विश्वास आसानी से नहीं बैठ पाता। फाइनेंशियल बेसिस पर वो कई बार गलत निर्णय की तरफ चला जाता है।
परंतु जीवन के सारे ही कटु मृदु अनुभव लेता हुआ जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो द्वादश में केतु रहते हैं। मोह पूरे तरीके से क्षरित होते हैं और जीवन एक अलग उजास के साथ भी होता है। ये द्वादश के केतु की स्थितियां रहती है। सप्तम में राहु हो और प्रथम में केतु हो तो गृहस्थ पक्ष के साथ में संशय मिलते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर बुनियादी तौर पर इतनी सफलता नहीं मिल पाती। एकल भूते व्यक्ति बहुत कुछ हासिल करता है। ऐसा व्यक्ति जल्दबाज कहा जा सकता है जिसके प्रथम भावस्थ आधार में मेष लग्न की कुंडली में केतु हो। एक निर्णय लिया, उसके साथ में जल्दबाजी दिखाई, पश्चाताप हुआ, दूसरे की तरफ चले गए। तो ऐसी स्थितियां दुविधा देती है। एक कामकाज को फैलाया और फिर समेटा। आप सोचिए, दोनों में ही ऊर्जा का हनन हुआ और पहुंचने वाले कहीं नहीं हुए। ऐसी प्रवृत्तियां निकल कर आती है। जब भी यहाँ अष्टम में राहु होंगे और द्वितीय में केतु होंगे और केतु की महादशा या अंतरदशा आ जाती है तो व्यक्ति के वारे न्यारे भी कहे जा सकते हैं। वृषभ राशि स्थान में ऐसे केतु जो मंगलवत फल करने वाले होते हैं अलग ताकत व्यक्ति को देते हैं। जीवन की धुरी का बदलाव यहाँ से कहा जा सकता है। परंतु राहु अज्ञात भय के कारक बनकर रहते हैं, नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज, और साथ ही साथ में जो इंट्यूशन के साथ में नेगेटिविटी रहती है वो लगातार व्यक्ति को परेशान करती है। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों के साथ में बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद सफलता मिल पाती है। अब जब राहु अपने नीचस्थ राशि स्थान में रहे और केतु भी अपने नीचस्थ राशि स्थान में रहे, भाग्य का सहयोग बहुत मुश्किल से मिल पाता है। अड़चनें लगातार जीवन के भीतर चलती हुई प्रतीत होती है। मन के भीतर जो संशय हैं वो बार बार लोगों के सम्मुख आते हैं। ऐसा व्यक्ति सेल्फ जस्टिफिकेशन का शिकार होता है और अपनी ही बात को मनवाने के साथ में जिद और बहस के एक अलग सिरे के साथ में पहुंचता चला जाता है। मित्रवत संबंध एक डिटैचमेंट के साथ रहते हैं। लोग जुड़ते हैं, पहली मुलाकात में उसके लिए एक अलग छवि बनाते हैं, परंतु आगे जाकर वो नकारात्मकता लगातार मन के भीतर घर करती चली जाती है। ये प्रवृत्तियां सामने रहती है। तो वहीं जब दशम में राहु हो और चतुर्थ में केतु हो तो वो व्यक्ति अपने घर परिवार से बहुत मोह रखता है। मातृभक्त ऐसा व्यक्ति कहा जा सकता है, परंतु पिता के साथ वैचारिक विद्रोह लगातार चला करते हैं। नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की ओर जाना, व्यापार से पुनः नौकरी की ओर जाना, ऐसे क्रम जीवन में बार बार दशम के केतु की वजह से सामने निकल कर आते हैं। ठहराव नहीं मिलता, अनुभव बहुत मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे तो कहेंगे वाकई में कितना ज़बरदस्त अनुभव है, परंतु जीवन का हासिल बहुत विशेष नहीं। ये स्थितियां निकल कर आती है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में व्यक्ति इतनी श्रेष्ठता को दर्शाने वाला नहीं हो पाता। लाभ भाव में जब भी राहु रहें और पंचम के केतु रहें तो संतान पक्ष के साथ इनिशियली जो मिसकैरेज आदि की अप्रोच होती है वो कई बार मिला करती है, परंतु राहु पुण्य फलों के उदय का एक आधार अलग तरीके से लेकर आते हैं। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि कहीं न कहीं ऐसा व्यक्ति विशेष स्वयं के लिए कामकाजी जीवन के इतर संबंधों को भी एक अलग प्रगाढ़ता देता है और लोगों को जोड़े रखना, वहीं से अपने कामकाज को पूर्ण करना, पराक्रम पर इनकी दृष्टि विशेष विलक्षण प्रभाव को दर्शाती है। और वहीं जो नौवीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहती है वो भी एक अलग ताकत के साथ जीवन को गतिमान करने वाली हो जाती है। द्वादश में जब भी राहु की स्थितियां होंगी व्यक्ति अज्ञात भय का शिकार रहेगा। चंद्रमा यदि ऐसी कुंडली में अच्छी स्थितियों में नहीं हो, राहु के साथ हो या राहु से दृष्टिगोचर हो, तो व्यक्ति डिप्रेशन जैसी पोजीशंस के साथ अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा राहु की हो तो पहुंच जाता है। नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज़ और कुछ हद तक जो टोर्सो के ऊपर की पोजीशन यानी कि जो गर्दन के आसपास, कंधों के आसपास का दर्द लगातार रहता है, साइनस जैसी जो परेशानियाँ सताती है, वो कई बार ऐसे व्यक्ति को परेशान करने वाली हो जाती है। परंतु द्वादश के राहु व्यक्ति को भागदौड़ बहुत करवाते हैं और ऐसा व्यक्ति विदेश या फिर अन्य शहर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ जाता है तो वारे न्यारे की स्थितियों को भी लेकर आने वाला हो जाता है। तो ये था मेष लग्न की कुंडली में राहु एवं केतु का 12 ही भावों में प्रभाव। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।